दुनिया भर में मजहबी आज़ादियों के हवाले से अमरीकी महकमा ख़ारजा की सालाना रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट जारी कर दी गई है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम इस रिपोर्ट में अमरीकी महकमा ख़ारजा को जो भेजी जाती है, ये इदारा अमरीकी महकमा ख़ारजा को मुख्तलिफ़ मुल्कों में मजहबी आज़ादियों के ख़िलाफ़ वर्जियों के हवाले से दर्जा बंदी के लिए नाम तजवीज़ करता है। इसके मुताबिक कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी खुसूसी तशवीश वाले ममालिक और स्पेशल वॉच लिस्ट यानी ऐसे मुल्क जो मजहबी आज़ादियों की खिलाफ वर्जियों की वजह से अमेरिका की वॉच लिस्ट में शामिल किए जाते हैं। इस साल की रिपोर्ट में सन 2021 का अहाता जबकि 2022 के चंद इब्तदाई महीनों का तज्ज़िया शामिल है। ये रिपोर्ट पाकिस्तान और खित्ते के दीगर मुल्कों के बारे में क्या कहती है, इसकी तफसीलात जानते हैं फ़ायज़ा बुखारी से, जो कैपिटल हिल से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। फ़ायज़ा, पाकिस्तान का नाम CPC लिस्ट में बरकरार रखा गया है, इस रिपोर्ट में इसकी क्या वजूहात बताई गई हैं? जी आतिफ, बिल्कुल ऐसा ही है। गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान मुसलसल जो है CPC यानी कंट्रीज पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पे बदतरीन किस्म की जो मजहबी जो है ख़िलाफ़ वर्जियाँ वो की जाती हैं। कुछ जो पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं उनमें एक ये है कि ख़िलाफ़ जो मज़हब टारगेट किलिंग से हजूम के हाथों तशद्दुद के जो वाक़यात हैं और इस तरह मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की इबादत गाहों पर कब्रिस्तानों की जो बेहुरमती है उसका ज़िक्र किया गया है। अहमदी कम्यूनिटी के साथ मजहबी बदसलूकी का खुसूसी ज़िक्र है इस रिपोर्ट में। इसके अलावा जैसे हिंदू, ईसाई, सिख, अहमदी, शिया, इस तरह की जो मजहबी अक़लियतें उनके ख़िलाफ़ जो हैं टारगेट किलिंग के वाक़यात, उसका ज़िक्र किया गया है। तौहीन मज़हब को एक अहम मौजू है इस रिपोर्ट का पिछले सालों की तरह, जिसमें ये कहा गया है कि इसको बुनियाद बनाकर कम से कम 55 अफराद का नामों का ज़िक्र है इस रिपोर्ट में, जिनको या तो गिरफ़्तार किया गया या क़ैद किया गया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बिलखुसूस हिंदू कम्यूनिटी जो है पाकिस्तान की, उनके ख़िलाफ़ जो है जबरन उनका मज़हब तब्दील करने और जबरन शादी जो है उसके वाक़यात जो है उसका ज़िक्र भी शामिल किया गया है। जी आतिफ। और फ़ायज़ा, भारत के बारे में भी इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि वहाँ भी मजहबी शिद्दत पसंदी में इजाफ़ा और आज़ादियों की सूरत हाल में नुमायाँ तौर पर बदतरी आई है, इस बारे में मज़ीद बताइए। जी आतिफ, भारत जो है 2019 तक वॉच लिस्ट में शामिल हुआ करता था, लेकिन उसके बाद से 3 साल से मुसलसल जो है भारत भी पाकिस्तान की तरह जो तशवीशनाक तरीन ममालिक हैं CPC उस लिस्ट में शामिल है। और इसकी कुछ अहम वजूहात बताई गई हैं। एक तो ये है कि ये कहा गया है कि भारतीय हुकूमत ने हिंदू कौम परस्त जो एजेंडा है उसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए ऐसी पॉलिसीज़ रियासती सतह पर भी और कौमी सतह पर भी ऐसी पॉलिसियाँ अपनाई जिससे जो अक़लियतें हैं उनको टारगेट किया गया है। इसके अलावा गद्दारी के जो क़वानीन हैं उनका बेजा इस्तेमाल, इसके अलावा स्पेशली मेंशन किया गया है UAPA जो कानून है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, उसके तहत कोई भी जो है सहाफ़ी या इंसानी हकूक़ से ताल्लुक़ रखने वाले जो कारकुन हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ तनकीद करें या भारत में होने वाले जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं उनको रिपोर्ट करें तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो जो है कार्रवाई उनको टारगेट किया जाता है। जी, और फ़ायज़ा, अफ़गानिस्तान और चीन के बारे में क्या बताया गया है इस रिपोर्ट में? अफ़गानिस्तान जो है वो अब तक जो है वो वॉच लिस्ट में शामिल रहा है, लेकिन पहली बार अफ़गानिस्तान को भी CPC में शामिल कर दिया गया। उसकी वजह यह है कि तालिबान की हुकूमत आने के बाद बहुत सख्त गिर जो है वहाँ पे क़वानीन जो है उनका नफाज किया गया है और ख़ास तौर पर जो शिया हज़ारा कम्यूनिटी है उसको टारगेट करने का भी जिक्र है इस रिपोर्ट में। और चीन जो है वो हमेशा से CPC लिस्ट में शामिल रहा है। उसकी वजह जो है सिंकियांग में जो है विगोर मुस्लिम उनके ख़िलाफ़ जो टारगेट किया गया है उन्हें, उसके हवाले से शामिल है। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा, आप कैपिटल हिल से हमें इस रिपोर्ट की तफसीलात बता रही थी। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान से मुतल्लिक बयान के बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्कॉलर और तज्ज़ियाकार खुर्शीद नदीम। खुर्शीद साहब, एक तरफ तो एक खुशाइन बात यह है कि तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात के वाक़यात में 2020 के मुकाबले में कमी आई, लेकिन साथ ही जैसे अभी हमारी रिपोर्टर फ़ायज़ा बुखारी बता रही थी कि शिया, अहमदी, हिंदू और मसीही अक़लियतों पर हमलों में इजाफ़ा हुआ, इसकी क्या वजूहात हैं? मेरा ख्याल है जो कमी हमें दिखाई दे रही है उसकी बड़ी वजह ये है कि गुज़श्ता अरसे में जो बड़े वाक़यात हुए उनमें खुद स्टेट का इंटरेस्ट बड़ी हद तक कंप्रोमाइज़ हुआ और उसका नुकसान हुआ। जैसे खास तौर पर सियालकोट का वाक़या, उससे ये हुआ कि बड़े पैमाने पर रिएक्शन हुआ, स्टेट ने रिएक्ट किया। उस नौजवान को जिसने सारे वाक़ये में बहादुरी का किरदार अदा किया उसको अवार्ड दिया गया, कानून हरकत में आया और आप देख रहे हैं कि पूरी सोसाइटी और स्टेट लेवल पर एक बड़े पैमाने पर रिएक्शन हुआ। सारा इसकी डायमेंशन थी ऐसी कि जिसका ताल्लुक स्टेट के बराह रास्त मुफादात से। ताहम ये जो अहमदी कम्यूनिटी और बाकी लोगों के खिलाफ वाक़यात हैं
ان کا تعلق اسٹیٹ کے مفادات سے زیادہ خود سوسائٹی کے معاملات سے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں تو اسٹیٹ شاید اتنی زیادہ سینسیٹیو نہیں ہوتی یا اس کا جو رد عمل ہے اتنا شدید نہیں ہوتا جیسے ہمیں سیلف کورٹ کے واقعے میں نظر آئے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ احمدیوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں خاص طرح کا تعصب پایا جاتا ہے، اس کے بڑے اسباب ہیں اور جو تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے باقی جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ 9/11 کے پس منظر میں اسلام ورسز ویسٹ کا ایک سارا معاملہ شروع ہوا، کرسچن کمیونٹی کے بارے میں بھی ایک رائے ہمارے یہاں پائی جاتی ہے جیسے وہ اگرچہ پاکستانی شہری ہیں لیکن ویسٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں گویا، جو اسٹیٹس کے حوالے سے ہماری ایک ہے انڈرسٹینڈنگ ہے ہسٹری کی اور آج سوسائٹی میں۔ خورشید صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری، اگر میں معذرت چاہتا ہوں میں قطع کلامی کی، آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ کچھ جگہوں پر اسٹیٹ کے ہاتھ بن جاتے ہیں، لیکن اسٹیٹ کی یہ جو امپاورمنٹ ہے یہ کرنے کے لیے کمیونٹی کا پھر کیا رول ہونا چاہیے ہے؟ دیکھیے اسٹیٹ کو تو اس سے ماورا ہونا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خود بائی اینڈ لارج اگر آپ دیکھیں تو اسٹیٹ کے اپنے مفاد میں بھی یہ ہے کہ وہ کمیونٹیز جو پاکستان میں رہتی ہیں، وہ مسیحی ہیں، وہ ہندو ہیں، جو بھی ہیں، وہ پاکستانی شہری ہیں اور ان کے تمام جان و مال کا تحفظ جو ہے پاکستان کا پروٹیکٹ کرتا ہے اور ایکول سٹیزن سمجھتا ہے۔ خورشید صاحب، اسی سے جان و مال کے تحفظ سے ہمارے پاس وقت چونکہ کم ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک اور سوال کو بھی ایڈریس کیجئے کہ رپورٹ جو آئی ہے اس میں ہندو اور مسیحی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کی جبراً تبدیلی مذہب اور پھر مسلمان مردوں سے شادیوں کے واقعات کا بھی ذکر ہے۔ کچھ واقعات میں ایسا بھی ہوا ہے کہ فیملیز عدالتوں میں گئی ہیں لیکن یہ اقلیتیں خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں، اس کا مداوع کیسے کیا جائے؟ اچھا، اس میں آپ کو بتاؤں کہ دو مختلف طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں۔ ابھی حال ہی میں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کی رپورٹ آئی ہے، اس میں اس کا فائنڈنگز یہ ہیں کہ ان واقعات کے بیان میں کچھ ایگزیجریشن ہوئی ہے، مبالغہ آرائی ہوئی ہے۔ یہ واقعات اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے بیان کیے جاتے ہیں۔ میں تو ایک سجیشن دے چکا ہوں اسلامی نظریاتی کونسل لیول پہ کہ چونکہ کنٹرڈکٹری رپورٹس ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل لیول پہ ایک وفد بنا دینا چاہیے جس میں اقلیتوں کے لوگ بھی ہوں اور جو مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لوگ بھی ہوں، اور وہ اس سارے علاقے کا دورہ کریں جہاں کے بارے میں یہ رپورٹس آتی ہیں، کیونکہ ابھی تک میرے پاس بھی کوئی ایسی، جیسے میں نے عرض کیا آپ کو آئی پی ایس کی رپورٹ بھی آئی ہے، وہ بالکل ایک اور تصویر پیش کر رہی ہے اور بعض کچھ اور رپورٹس ایک اور تصویر پیش کر رہی ہیں، تو ابھی اس طرح چیزیں کچھ مبالغہ آرائی کی نظر ہو رہی ہیں۔ اس پہ صحیح اور اچھی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے۔ رائٹ، بہت شکریہ خورشید ندیم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا راولپنڈی سے اس بارے میں بات کرنے کے لیے۔